नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर 5 लोगों की जान चली गई है हादसे में। बेकाबू तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 2 मासूम बच्चों और टेम्पो चालक के साथ ही 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा घाटमपुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 5 लोगों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी है हादसे को लेकर? कानपुर की ओर से टेम्पो जा रहा था घाटमपुर की ओर, और उधर हमीरपुर से तेज रफ्तार डंपर आ रहा था, जिसने अनियंत्रित होकर के सीधे टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई और जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले सीएचसी ले जाया गया और वहां से हेलर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जिसमें माँ, उसके 2 बच्चे हैं और इसके अलावा उसका पति और उसकी एक बच्ची घायल है, और मृतकों में टेम्पो ड्राइवर और एक अन्य है। आपको बता दें कि हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनंद फानंद में सभी को लेकर के स्थानीय सीएचसी पर गए, जहां पर 5 लोगों को तत्काल चिकित्सकों ने घोषित कर दिया और जबकि 5 जो गंभीर घायल थे उनको हेलर अस्पताल की हालत में भेज दिया गया है। आपको बता दें 5 घायलों में भी 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां बेटे ने मां और पिता की हत्या कर दी। पिता की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। मां की नदी में डुबोकर उसने हत्या कर दी। जमीन बेचकर रुपयों की मांग कर रहा था आरोपी बेटा। हरगांव थाना क्षेत्र के पीतपुर की यह घटना है। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल दहला देने वाली वारदात को यहां पर बेटे ने अंजाम दिया है। उसने लोहे की रॉड से पीट कर पहले अपने पिता की हत्या की और फिर मां को नदी में डुबोकर मार डाला। बताया जा रहा है कि जमीन बेचकर रुपयों की मांग कर रहा था और ऐसा नहीं करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी है? अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है, दिल दहलाने वाला पूरा मामला है, ये हरगांव थाना क्षेत्र के पीतपुर का मामला है। यहाँ का रहने वाला जो संतोष है, ये शराबी और जुआरी किस्म का व्यक्ति है। लगातार ये जो है जुआ खेलता है और शराब खेलता है, और उसने अपने धीमे धीमे सारी जो है कई खेतों को उसने बेच दिया था और इससे अपने पिता से फिर कह रहा था कि जो खेत है उसको बेचकर उसको पैसे दिए जाए, जिससे कि वो शराब और जुए में उसको खेला जाए। लेकिन इस बात को लेकर उसके पिता जो है लगातार विरोध करते चले आ रहे थे। आज जब उसके पिता खेत पे काम कर रहे थे, तभी संतोष जो है लोहे की रॉड लेकर अपने खेत में पहुंच गया और पिता से इसी बात को विवाद करने लगा, जमीन को बेचने के लिए। उसके बाप बेटों में काफी देर तक कहासुनी हुई। इसी दौरान जो है संतोष ने जो है लोहे की रॉड से अपने पिता के सर पर ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए, जिससे कि उसके पिता की जो है मौके पर मौत हो गई। पिता की हत्या किए जाने की सूचना जो है पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। इस जानकारी होने पर मां जो है संतोष की मौके पर पहुंची और हत्या का विरोध करने लगी। विरोध करने पर जो है जब अपने पिता की हत्या के बाद भी जब संतोष का जो दिल नहीं भरा, तो उसने अपने मां के ऊपर हमलावर हो गया और मां की जो है नदी में डुबो के जो है उनकी हत्या कर दी है। जी अमित, आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? उसकी गिरफ्तारी हो पाई क्या संदीप? हाँ, जैसा कि आरोपी जो है अपने माँ और बाप की हत्या करने के बाद जो है वहीं पर आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वो अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है जो वो तौलिया पहने हुआ था, अंगोछा डाले हुआ था, वो अपने बाप के ऊपर डाला है, वहीं पे मौके पर ही खड़ा रहा। इस बात की जब सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी जो संतोष है उसको हिरासत में लिया है। इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी होने पर एसपी जो है आरपी सिंह मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस मौके पहुंचे हैं और संतोष को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमित, शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के उतरेथू बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया और पीट कर 2 बदमाशों की हत्या कर दी, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना से ग्रामीणों में इतना गुस्सा था कि पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने एक बदमाश के चेहरे को जला दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे जेल में बंद एक अपराधी का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अपराधी जो प्रकाश में आए इस घटना में उनकी पहचान कर ली गई है और उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। उनमें से एक व्यक्ति का लंबा जो आपराधिक इतिहास है और घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जो घटना हुई है उसके पीछे यही कारण समझ में आ रहा है। और जो मौके पे जो एक अपराधी जो मारा गया उसका नाम DM रितेश है और वो रिश्ते में संसार का भतीजा लगता है, जिससे घटना की कड़ियाँ आपस
और अम्बेडकर नगर से के पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के जिस बदमाश की हालत गंभीर थी, क्या जानकारी, क्या अपडेट है उसके बारे में? देखिए अमित जी, तो वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको रिफर कर दिया गया यहाँ से, लेकिन अभी तक वो यहाँ से लखनऊ नहीं जा पाया है। उसकी पूरी घटना की अगर मैं एक बार बताऊँ, एक कहानी बताऊँ, ये कहानी 2010 से शुरू हुई थी। 2010 में शैलेश सिंह जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी हत्या हुई थी और उसी के जो साजिश है, वो साजिश के साथ आज भी लगातार चल रहे हैं। उसके एक जो आरोपी थे वो जेल में बंद है, संसार सिंह उनका नाम है, और संसार सिंह के इशारे पे ही आज पूरी घटना को अंजाम दिया गया और उनकी धर्मेंद्र वर्मा की हत्या की गई। ठीक है, धर्मेंद्र वर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन तनाव पर बीजिंग में भारतीय राजदूत का बयान सामने आया है। सीमा पर तनाव कम करने का एक ही रास्ता है, विक्रम मिस्त्री ने कहा है। एलएसी पर चीन कोई नया ढांचा ना बनाए, ये बात उनकी तरफ से साफ कर दी गई है। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है बीजिंग में। उन्होंने कहा है कि भारत चीन तनाव कम करने का एक ही रास्ता है कि फिलहाल एलएसी पर चीन किसी प्रकार का कोई ढांचा ना बनाए। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान साफ संदेश दे रहा है चाइना को, फिर चाहे वो हिंदुस्तान के भीतर से हो या फिर चाइना में तैनात भारतीय राजदूत की बात हो। उन्होंने भी सीधे तौर पर बीजिंग में इस बात का जिक्र किया है कि अगर चीन चाहता है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम हो, एलएसी पर तनाव कम हो, तो चीन को किसी प्रकार का कोई ढांचा वहां पर नहीं बनाना होगा। विक्रम मिस्त्री हैं जो कि भारतीय राजदूत हैं बीजिंग में, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है, कड़ा संदेश सीधे तौर पर चाइना को कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते सामान्य रहें, तनाव खत्म हो, तो आपको किसी प्रकार का कोई निर्माण एलएसी पर नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यहां सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक आईटीबीपी जवान संदीप कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये जवान यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है और आज करोल बाग इलाके में बस स्टैंड के पास गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली। संदीप कुमार नाम के जवान ने 2009 में आईटीबीपी ज्वाइन किया था और आज उसने जान दे दी। तो यूपी के गोरखपुर का रहने वाला था जवान संदीप कुमार, जिसने आज दिल्ली के करोल बाग में अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया उसने। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, संदीप की अगर बात करें तो ये काफी कम साल का था। 1989 का ये इसका जन्म तिथि है और काफी उम्र में ही ये इसकी पोस्टिंग जो है आईटीबीपी में हुई थी। उसके बाद आईटीबीपी में लगातार ये अभी कोरोना वायरस था, कोरोना संक्रमण के मामले में इसकी ड्यूटी करोल बाग इलाके लगी हुई थी और ये अपने ड्यूटी से जब ये वापस लौट के जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, इसी बीच में इसकी किसी से बातचीत हुई और उसके बाद बस स्टैंड पे खड़े खड़े इसने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और उसने उसके बाद अपने आप को मार लिया। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईटीबीपी के अधिकारी इस मामले में इंक्वायरी का आदेश दे दिए हैं और किस वजह से उसने सुसाइड किया है, किस शख्स के साथ उसकी फोन पर बातचीत हुई और किस वजह से अनबन हुई है, इन तमाम मामलों की विस्तार से जांच पड़ताल की जाएगी और अभी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते संदीप ने आत्महत्या किया है। हालांकि गोरखपुर में स्थित उसके परिवार के तमाम सदस्यों को बाकायदा इस मामले की जानकारी दे दी गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आगरा में मामूली बात को लेकर चचेरे भाई ने अपने भाई की गोली मार दी, जिससे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला थाना इत्मादपुर क्षेत्र का है। दरअसल पवन नाम का युवक मानसिक रूप से कमजोर है। आज पवन का चचेरा भाई छत पर खड़ा था। उसी दौरान पवन ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो उसके भाई को पसंद नहीं आई और उसने पवन को गोली मार दी, मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुबह पवन जो है नीचे अपने घर के नीचे खड़ा था और अपने घर की छत पे खड़े अपने चचेरे भाई केशव कोई तरफ देख रहा था। केशव किसी बात पे पवन के ऊपर में हंस रहा था और ये नीचे से गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे उसका चचेरा भाई केशव नीचे उतरा और जब इसकी गाली गलौज सुनने के बाद उसने गोली चला दी जो पवन के जांघ में लगी है। पवन को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और अलीगढ़ में दबंगों ने रेस्टोरेंट में फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर किए गए कमेंट के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। दबंगों ने लॉकडाउन के बाद युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से दबंग रेस्टोरेंट पहुंचे थे। बाइक पर सवार दबंगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फतेहपुर में मुंबई से घर लौटे चाचा और भतीजे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दोनों के शव रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से बरामद किया गया। खबर है कि दोनों चाचा और भतीजा किसी व्यक्ति से पैसा लेने की बात कहकर अपने घर से निकले थे, लेकिन घर वापस लौटने से पहले मौत की खबर आ गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस संदिग्ध मौत के मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा में एक जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चियां दब गई। पूरा मामला थाना खंदौली क्षेत्र का है, जहां पर एक शख्स अपनी जर्जर दीवार को हटा रहा था। 2 बच्चियां वहीं पर खेल रही थीं और तभी अचानक से दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे दोनों बच्चियां मलबे में दब गईं। एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची घायल हो गई है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और चलिए आपको यूपी का कोरोना अपडेट बताते हैं। आज नोएडा और मेरठ में कोरोना बम फूटा है। नोएडा में एक साथ 136 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में 1946 हो चुका है मरीजों का आंकड़ा, जबकि मेरठ में 45 नए केस मिले हैं। अस्थायी जेल के 19 बंदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेना ने हवाई निगरानी बढ़ा दी है। लद्दाख के लेह में सीमा की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। लेह में सेना के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर से हवाई गश्त करते हुए दिखाई दिए। चीन के साथ तनाव के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और हर हालात से निपटने की तैयारी है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर पिछले 2 दिनों से आसमान में टिड्डी दल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले के कई इलाकों में टिड्डी दल पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गनीमत है कि टिड्डियों से अभी तक जिले में नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि टिड्डियों का दल वाराणसी से आ रहा है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है। देखिए, आज सुबह एक छोटे से टिड्डी दल का आगमन हमारे जनपद की ओर हुआ है। उसकी सूचना प्राप्त हुई है। हमने चूँकि पहले से ही तैयारी कर रखी थी और हमें टीमें बना रखी हैं। हम उनको चेस कर रहे हैं और दिन में तो वो उड़ते ही रहते हैं, शाम को और रात्रि में वो लोग विश्राम करते हैं, बैठते हैं। उस समय हम लोग बड़ी मात्रा में जो है इनको घेर करके और इनको मारेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भारत चीन हिंसा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अलग तरीका निकाला। गोमती नदी में जाकर कांग्रेस नेताओं ने दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएल पुनिया, आराधना मिश्रा ने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता आपको नाव पर सवार नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, साथ ही पीएल पुनिया भी हैं। इन्होंने गोमती नदी में दीपदान किया है, शहीदों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूपी में आज रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं में रोजगार दिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए
मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 30-35 लाख से जितने श्रमिक हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटे थे। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिक्की के साथ चर्चा में उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक में सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। सीएम ने इस मौके पर कोरोना काल में उद्योग जगत के कामकाज की तारीफ की और यूपी के विकास में योगदान देने पर चर्चा भी की। सीएम ने उद्योग जगत के लोगों को यूपी सरकार के कामकाजों की जानकारी दी और यूपी में हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया। लोगों को रोजगार देने की बात भी की। सरकार यूपी को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रही है, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को, कामगारों को, भले उद्योग बंद रहे होंगे लेकिन उन्हें वेतन देने, उनके लिए वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और कामगारों को वितरित किए कि हमारे उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही पीपीई किट का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में हमारे चीनी उद्योग ने और डिस्टिलरीज थी, इन्होंने सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 28 राज्यों के और दुनिया के भी कुछ देशों के लिए यहां से एक्सपोर्ट करने में योगदान दिया। इधर तेल के दाम बढ़ने पर हंगामा मचा हुआ है। सड़क पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। शहर शहर एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बलिया की है, जबकि दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है और चौथी तस्वीर मेरठ की है, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन करने के लिए कहीं पर साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया गया तो कहीं पर रिक्शा चलाकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला गया। मेरठ में तो बुग्गी चलाकर एसपी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से तेल की कीमतों को कम करने की मांग की। शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लगातार बढ़ते तेल के दामों पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वाहनों को तांगे में बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस सरकार के लिए डीजल, पेट्रोल इस समय पूरे विश्व में पानी के भाव मिल रहा है, आप सभी जानते हैं। और हिंदुस्तान में ये परंपरा रही है कि डीजल के दाम बढ़ाने से पहले सरकार को 50 बार सोचना पड़ता था। खबर पीलीभीत से, जहां पर भरतपुर महोब जंगल के पास एक मगरमच्छ देखा गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। करीब 20 मिनट तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जिसके बाद मगरमच्छ को पकड़कर नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। आजमगढ़ में आम पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आम की बिक्री नहीं हो पा रही है। सिर्फ आम के शौकीन ही आम खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार आम की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन हर बार की तुलना में रेट भी काफी सस्ता है। बिक्री भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही है।
है भैया, मीडियम में बिक रहा है, पिछले साल के अपेक्षा कम बिक रहा है क्योंकि लोगों पे कोरोना वायरस का असर पड़ा है। प्रेजेंट में लंगड़ा दशहरी भी आ रहा है, आने वाला फिर हफ्ता 10 दिन के अंदर चौसा आएगा। ये तीनों आम सबसे अधिक कस्टमर पसंद करते हैं। अदर्स और धीरे मतलब मीडियम साइज लेते हैं। बारिश से आम ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा मतलब यही हो कि ये बिक्री का मात्रा बहुत कम हुआ है क्योंकि हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है। पैसा लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। इस समय साहब हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत काफ़ी आम हुआ। जब आम आजमगढ़ का क्षेत्र खत्म हो जाएगा तब बाहर का चलना शुरू हो जाएगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।